मूंगफली वाले ने पकड़ा चोर। गोपाल गांव में मूंगफली बेचा करता था। उसी पर उसका घर चलता था। वो हर रोज मूंगफली बेचने वाले पेपर पर अपने बेटी का नाम लिखता था। एक दिन उसकी बेटी इस बात का कारण पूछ ही लेती है। उस पर गोपाल कहता है, अरे बेटी, तुम मेरे लिए लकी हो। पेपर पर जब भी मैं तुम्हारा नाम लिखता हूँ ना और मूंगफली बेचता हूँ, तब ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और मेरा अच्छा मुनाफा होता है। ऐसा कहकर गोपाल उस दिन भी पेपर पर अपनी बेटी का नाम लिखकर काम पर जाता है। लेकिन उस दिन एक चोर जिसका नाम परेश था, वो गोपाल के पास आता है। वो थोड़ा घबराया हुआ था। वो किसी से छुपने की कोशिश कर रहा था। तब गोपाल उससे कहता है, अरे क्या हुआ भाई, किसी मुसीबत में हो क्या? कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है क्या? वैसे मेरी ये मूंगफली खाकर देखो, तुम्हारी सारी मुसीबत भाग जाएगी। तब तक पुलिस को वहां आते देख परेश जल्दी से गोपाल से मूंगफली खरीदता है और वहां से भाग जाता है। अब हर रोज की तरह किसी न किसी बहाने से गोपाल और परेश मिल ही जाते थे। यूं ही एक दिन परेश गोपाल से मूंगफली खरीदता है और कहता है, भाई साहब, उस दिन आपने सच ही कहा था। आपकी मूंगफली खाने से बहुत सारी मुसीबत दूर हो जाती है। आपकी मूंगफली के कारण मेरी मुसीबत दूर तो हो गई, उसी के साथ साथ मेरे काम भी पूरे होते जा रहे हैं। सही कहा भाई साहब, मेरी बेटी का नाम जो लिखा रहता है इस मूंगफली वाले पेपर पर, मेरी बेटी इतनी लकी है मेरे लिए। गोपाल को पता नहीं था कि परेश दरअसल एक चोर है और वो रोज मूंगफली खाकर ही चोरी करता है। गांव में इस तरह अब चोरी के सिलसिले बढ़ने लगते हैं। पुलिस भी चोर को पकड़ नहीं पा रही थी। ऐसे में जहां गोपाल मूंगफली बेचता है, उसी के पास के बैंक में चोरी होती है। पुलिस वहां छानबीन कर रही थी। तब गोपाल भी बस यूं ही देखने चला जाता है। तभी उसे वहां मूंगफली वाला पेपर मिलता है। उसे उठाकर वो सोचता है, ये तो मेरी मूंगफली बेचने वाला पेपर है। लगता है चोर ने पहले मूंगफली खरीदी और उसके बाद यहाँ चोरी की। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? मेरे पास तो इतने सारे लोग आते हैं मूंगफली खरीदने। कौन हो सकता है आखिर वो इंसान? इस तरह गोपाल सोच में डूब जाता है। तभी वहां दो पुलिस की बातें वो सुन लेता है। पता नहीं उस चोर को जमीन खा गई या आसमान निगल गया। आखिर कैसे पता लगाए उस चोर का, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक क्लू भी तो नहीं छोड़ा उस चोर ने। वैसे दिन ब दिन चोरी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। गोपाल पुलिस की बातें सुनता रहता है कि तभी उसे परेश की याद आती है। वो सारी बात पुलिस को बताने ही जाने वाला था कि तभी वो रुककर सोचने लगता है, अरे नहीं नहीं, मुझे तो परेश पर सिर्फ शक है। मुझे पहले ये बात कंफर्म करनी होगी, तब जाके उसे रंगे हाथ पकड़ता हूँ और उसके बाद ही पुलिस को सारी बात बताऊंगा। वैसे मैं मेरी बेटी का नाम ऐसे ही बदनाम नहीं होने दे सकता। दूसरे दिन गोपाल मूंगफली बेचते हुए परेश का इंतजार करता रहता है। तभी थोड़ी देर में परेश वहां आता है और मूंगफली लेकर वहां से जाने लगता है। तब गोपाल भी धीरे धीरे से उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो सावधानी रखता है कि परेश को इस बात की जरा सी भी भनक ना हो। गोपाल उसका पीछा करते हुए उसके अड्डे तक पहुंच जाता है। वहां उसके और भी साथी रहते हैं और तो और चोरी किया हुआ सारा माल भी। वो सब देख गोपाल कहता है, अच्छा तो चोरी करके यहाँ छुपे हो तुम सब। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। तब गोपाल पुलिस को फोन कर रहा था कि तभी परेश उसे देख लेता है। परेश गोपाल को पकड़ लेता है और उसे बांध कर रखता है। अबे तुम साधारण मूंगफली बेचने वाले, आज तक मेरे इस अड्डे को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई और तुम यहाँ तक पहुँच भी गए। कैसे बेटा, कैसे? जरा मुझे भी तो बताओ। अरे मैंने बैंक में मेरी बेटी का नाम लिखा हुआ पेपर देख लिया था। उसी वक्त मुझे तुम पर शक हुआ। देखा मेरी बेटी के नाम का कमाल। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि भला एक पेपर तुम्हें पकड़वा सकता है। ये बात सुनकर परेश को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी पुलिस वहां आती है और सारे चोरों को पकड़ लेती है और चोरी किया हुआ माल जब्त कर लेते हैं। इस तरह से पेपर की मदद से चोरों का बहुत बड़ा गैंग पुलिस के हाथ लग जाता है। गोपाल के उसकी इस बहादुरी के लिए पुलिस से अच्छा इनाम मिलता है और उसका सत्कार किया जाता है। चीजी रोटी पिज्जा वाली की सफलता। रमा अपने पति के मरने के बाद रोटी बेचकर अपने दो बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा करती है। बेटा सुंदर नौकरी के लिए शहर जाता है तो छोटी बेटी नीता अपनी माँ के साथ रोटी बेचने का काम करती है। एक बार रमा अपने बेटे सुंदर को फोन करके कहती है,
सुनो बेटा, नीता की शादी करनी है, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सके तो देखो बेटा। अरे माँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, और हाँ, अब से मुझे फोन करके पैसों के बारे में बार बार सताना बंद करो। सुंदर ऐसा कहकर फोन रख देता है। बेचारी रमा नीता के शादी के लिए परेशान हो जाती है। नीता भी ये सब चुपके से सुन लेती है और माँ से कहती है, माँ, भैया शहर जाके बदल गए हैं, पर माँ मैं हूँ ना, मुझे शादी नहीं करनी है। मैं तो आपके साथ रहकर ही आपकी मदद करूंगी और आपकी सेवा भी। नीता की बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू आते हैं। वो दोनों बाजार में रोटी बेचने का ठेला लगाते थे। रमा की हाथ की नर्म नर्म रोटियां गांव में सभी को पसंद थी। रमा और नीता का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दिन बाजार में पिज्जा की एक दुकान लगती है। अब नई चीज खाने के लिए लोग पिज्जा के ही दुकान पर जाने लगते हैं। रमा के ठेले पर लोग कम होने लगते हैं। तब रमा अपनी बेटी से कहती है, बेटा नीता, ये पिज्जा क्या होता है? और देखो तो लोग कैसे भीड़ करके खा रहे हैं। माँ, मुझे भी पता नहीं, पर इस वजह से हमारा काम अच्छे से नहीं चल रहा है। हमें भी कुछ करना होगा माँ। बेटा, एक बार तो ये पिज्जा मैं भी खाना चाहती हूँ। देखती हूँ कि वो कैसा है, मेरे लिए खरीद कर लाना। नीता एक दिन माँ के लिए पिज्जा खरीद कर लाती है। रमा बहुत ही अच्छे से पिज्जा को देखती है और उसका स्वाद चखकर देखती है, और वो कहती है, अरे बेटा, पिज्जा का स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा ये मैदे से बना हुआ है, इसीलिए सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। पर माँ, हम लोगों को ये बात कैसे बताएंगे कि ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती? रमा बहुत देर सोचती है और अपने किचन में जाकर वो बिल्कुल वैसा ही रोटी पिज्जा बनाने लगती है। रोटी पिज्जा बनाने के बाद वो रोटी पिज्जा नीता को खाने देती है। नीता भी रोटी पिज्जा खाकर कहती है, माँ, ये रोटी पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है, बस इस पर थोड़ा और पीस होता ना तो और मजा आता। वैसे माँ, ये रोटी पिज्जा हम भी बेच सकते हैं। हाँ बेटा, मेरा भी यही ख्याल है, तो कल से हम चीज रोटी पिज्जा बनाकर लोगों को बेचा करेंगे। दूसरे दिन से ही रमा ढेर सारा चीज डालकर चीज रोटी पिज्जा बनाने लगती है। उसकी सुगंध से लोग पिज्जा की दुकान में जाने के बजाय रमा के ठेले पर ही आने लगते हैं। देखते ही देखते भीड़ होने लगती है। नीता सबको चीज रोटी पिज्जा बनाकर देती है। लोग भी वो खाकर रमा की बहुत तारीफ करते हैं और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन पिज्जा की दुकान का मालिक तो अपना पिज्जा की दुकान ही बंद कर देता है और उसी पिज्जा दुकान को खरीदकर वहां रमा अपना चीज रोटी पिज्जा की दुकान शुरू करती है। एक आदमी उनसे कहता है, अरे रमा बहन, तुम्हारी ये चीज रोटी पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है और हेल्दी भी। आखिर ये आटे से जो बना है उस पिज्जा के जैसा नहीं, वो तो मैदे से बना हुआ रहता है, जिस वजह से तुम्हारे इस चीज रोटी पिज्जा ने उस पिज्जा को कब का पीछे छोड़ दिया। अब रमा नीता के लिए लड़के भी ढूंढने लगती है। ऐसे में नीता की शादी जुड़ जाती है। लेकिन एक दिन सुंदर गांव आता है और अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी नौकरी चली गई है माँ। उस वक्त मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बात की, बहुत गलत पेश आया माँ। शायद उसी बात की सजा मुझे मिली है। कब से मैं दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन शहर में कोई नौकरी नहीं मिली। अब तो मेरे जमा किए हुए पैसे भी खत्म हो गए माँ। वाह वाह, जब माँ को तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने मदद नहीं की, और अब माँ के पास आए हो मदद मांगने। माँ, मैं कह देती हूँ, तुम इसे अपने घर में मत रखना। नहीं नीता, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, चाहे बच्चे कुछ भी कर ले। सुंदर, आज से तुम मेरे साथ ही चीज रोटी पिज्जा की दुकान चलाने में मदद करना, ठीक है ना? रमा का कारोबार भी देखते ही देखते बहुत बढ़ जाता है। रमा नीता की शादी भी बड़ी ही धूमधाम से करती है और अपने बेटे के साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।